नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उस दौर की कहानी सुनाऊंगा जब हिंदुस्तान में पहली बार आवाज़ उठी कि भाषा के आधार पर, लैंग्वेज बेसिस पर इंडिया की इंटरनल बाउंड्रीज खींची जाए। मतलब कि राज्यों के बीच की जो सीमा है वो भाषा के आधार पर तय हो। जिसके लिए हिंदुस्तान में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई 1953 में। आज हम उसी कमीशन के बारे में बात करेंगे, उनकी फाइंडिंग्स के बारे में बात करेंगे, उनके रिकमेंडेशन और फिर उसके बाद हिंदुस्तान में क्या बदला उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो कमीशन है वो 22 दिसंबर 1953 को बनाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इस कमीशन में 3 मेंबर थे, फजल अली, के.एम. पनिक्कर एंड H.N. कुंजरू। इन 3 लोगों को ये दारोमदार दिया गया कि ये अपनी एक रिपोर्ट तैयार करें, R&D करें, फाइंडिंग्स से पता लगाएं कि क्या हिंदुस्तान के अंदर की जो आंतरिक सीमा है, क्या हिंदुस्तान के अंदर की जो इंटरनल बाउंड्री है वो भाषा के आधार पर खींची जा सकती है। इससे कहीं देश की अखंडता को, देश की यूनिटी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को 1947 में आज़ादी के साथ साथ एक नाइटमेयर मिला, एक ऐसा दर्द मिला जो दर्द शायद आज के लोग उसको फील नहीं कर सकते। बिकॉज आई थिंक 75 साल हम इस बार 75वां साल मना लेंगे आज़ादी का। 75 साल में बहुत कुछ बदल गया, मगर 21 लाख लोग बलि चढ़ गए थे जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं डर लगता था कि ऑलरेडी हिंदुस्तान का बंटवारा हो चुका है, हिंदुस्तान की अखंडता पर एक बार चोट हो चुका है। कहीं अगर भाषा के आधार पर हिंदुस्तान को दोबारा से विभाजित किया गया, विभाजित क्या मतलब इंटरनल बाउंड्री क्रिएट की गई, तो कहीं हिंदुस्तान की अखंडता पर इसको लेकर फिर से चोट ना हो। तो 1955 में 2 साल इस कमीशन ने वक्त लिया और 1955 में अपनी पूरी स्टडी कर इस कमीशन ने रेकमेंड किया कि हिंदुस्तान के अंदर बिंदास भाषा के आधार पर इंटरनल बाउंड्री खींचिए। और हिंदुस्तान को रीऑर्गेनाइज किया गया 14 राज्यों में और 6 यूनियन टेरिटरीज में। नाइनटीन 47 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो हिंदुस्तान में जो प्रोविंसेस थे प्लस आपके प्रिंसली स्टेट थे। एक बार मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ब्रिटिश इंडिया कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट्स, वो जो राजे रजवाड़े होते थे। ठीक है, तो हिंदुस्तान जो पूरा का पूरा था उस वक्त 565 राजे रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट थे। तो 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया। सबसे पहली कैटेगरी बनी पार्ट ए स्टेट्स, जो फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस कहलाए। मतलब ब्रिटिश इंडिया में जिनको प्रोविंसेस का दर्जा प्राप्त था, लाइक असम, बिहार, बॉम्बे, ईस्ट पंजाब, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। मतलब ऐसे कुल 9 राज्य थे जिनको ब्रिटिश इंडिया में प्रोविंसेस का दर्जा प्राप्त था, जिनको एडमिनिस्टर करने का दारोमदार दिया गया इलेक्टेड गवर्नर को और स्टेट लेजिस्लेचर को। वो पार्ट ए स्टेट कहलाए। पार्ट बी स्टेट वो कहलाए जो कि अंग्रेजी हुकूमतों के वक्त राजे रजवाड़े हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, जिनके एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे? फॉर्मर प्रिंसेस, राज प्रमुख थे। लाइक हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, पटियाला, ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर, कोचीन एंड विंध्य प्रदेश। ये वो 9 राज्य थे, मतलब 9 प्रिंसली स्टेट थे जिनको पार्ट बी की कैटेगरी में रखा गया। पार्ट सी में कुछ फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस को रखा गया जिसको एडमिनिस्टर किया चीफ कमिश्नर ने। ऐसे कुल 10 राज्य थे, अजमेर, कुर्ग, कूच बिहार, भोपाल, बिलासपुर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। और पार्ट डी में आई आपकी यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में सिर्फ एक राज्य को रखा, मतलब एक स्थान को रखा गया था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और जिसको एडमिनिस्टर करता था गवर्नर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, जिसकी नियुक्ति होती थी। तो हिंदुस्तान में आज़ादी के वक्त जितने भी आपके प्रोविंसेस थे प्लस प्रिंसली स्टेट थे उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। और एक आवाज़ उठी कि हिंदुस्तान की इंटरनल बाउंड्री भाषा के आधार पर तय हो। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान डाइवर्सिफाइड मुल्क पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। मतलब हर 10 किलोमीटर के बाद भाषाएं, लोगों का बोलचाल, उनका कल्चर, उनके रहने का जो रहन सहन होता है सब बदल जाता है। तो हिंदुस्तान में एक आवाज़ उठी कि लैंग्वेज के आधार पर हिंदुस्तान की इंटरनल बाउंड्री खींची जाए।
और ये आवाज़ सिर्फ आज़ादी के बाद नहीं उठी थी, आज़ादी के पहले हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की पहली सरकार बनाने वाली पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने खुद अपने 1927 के सेशन में ये कहा था कि द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंसेस ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस, कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। और कई बार कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया था। 1945-46 के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस ने यह बात कही। तो 17 जून 1948 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि संविधान सभा के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन तैयार की जिसको धर कमीशन कहा गया। और इस धर कमीशन को ये दारोमदार दिया गया कि वो अपनी स्टडी कर कर ये बताएं कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि 1927 में कांग्रेस को ये नहीं पता था ना कि हिंदुस्तान का बंटवारा होगा, मगर 1947 में तो समझ में आ गया कि बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। अब कांग्रेस को डर लगने लगा, इवन दैट हिंदुस्तान के लोगों को डर लगने लगा, मतलब जो बड़े बड़े नेता थे, कि भाषा के आधार पर भी अगर पुनर्गठन होता है तो कहीं यूनिटी पर, कहीं अखंडता पर चोट ना हो। तो इस कमिटी, जो धर कमीशन थी, जिसको 17 जून 1948 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बनाया गया था, इस कमेटी में 3 लोग थे। पहले थे एस के धर, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, इस कमेटी के चेयरमैन। दूसरे जगत नारायण लाल, जो कि लॉयर थे और संविधान सभा के मेंबर भी थे। और तीसरे एक रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर पन्ना लाल। इन तीनों लोगों को ये दारोमदार दिया गया धर कमीशन के अंदर में कि ये रिकमेंड करेंगे कि हिंदुस्तान के राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए या नहीं। और इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट रखी कुछ महीनों बाद, और इस कमिटी ने कहा द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंसेस ऑन एक्सक्लूसिवली और इवन मेनली लिंग्विस्टिक कंसिडरेशन इज नॉट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन नेशन, कि भाषा के आधार पर देश का पुनर्गठन करना, देश के राज्यों का पुनर्गठन करना हिंदुस्तान के हित में बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। इस कमेटी की रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद कांग्रेस ने अपने जयपुर सेशन में एक नई कमेटी बनाई जिसका नाम था जेवीपी कमेटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर पट्टभी सिद्धारमैया। ठीक है। और ये कमेटी इसलिए बनाई गई ताकि धर कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसको ये कमेटी स्टडी करे। और इस कमेटी ने भी ये कहा कि धर कमीशन ने जो कहा है वो सही कहा है, मगर हिंदुस्तान में हवा कुछ और चल रही थी। 1952 आते आते जो मद्रास स्टेट था, मद्रास स्टेट में पहले आंध्रा, तमिलनाडु ये सारे के सारे आते थे, मतलब तेलुगु तमिल ये सब बोलने वाले एक साथ रहते थे। वहां पे जो तेलुगु मेजॉरिटी पार्ट था उसने कहा कि हमें एक अलग राज्य दो, और एक विशाल आंध्रा मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और एक नाम बड़ा जोरों शोरों से निकल कर आया, पोटी श्रीरामुलु। इन्होंने विशाल आंध्रा मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, सरकार को मजबूर करने के लिए कि सरकार भाषा के आधार पर खासकर तेलुगु मेजॉरिटी स्टेट अलग से बनाए, पोटी श्रीरामुलु ने 56 डेज तक आमरण अनशन किया। और इनकी मृत्यु के बाद ये जो विशाल आंध्रा मूवमेंट था वो वायलेंट हो गया, लोग सड़कों पर उतर आए, मारकाट मच गई, वायलेंस होने लगा। तो सरकार को अल्टीमेटली झुकना पड़ा और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर हिंदुस्तान का पहला राज्य बना। 16 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हुई थी, पोटी श्रीरामुलु को। और 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना हिंदुस्तान का। अब जैसे कि आंध्र प्रदेश बना, बाकी सारे राज्यों में भी मांग उठने लगी, बाकी सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप भी मांग उठाने लगे। गुजरातियों ने कहा कि गुजरात दो, मराठियों ने कहा महाराष्ट्र दो, बाकी अलग अलग भाषा बोलने वाले लिंग्विस्टिक ग्रुप से भी इस डिमांड को रखा। तो सरकार ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई, जिसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था 22 दिसंबर 1953 को, जिसमें आपका फजल अली थे, एच एन कुंजरू थे। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में रखी। 30 सितंबर 1955 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने ये रिपोर्ट पेशकश की गई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के द्वारा। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ने सरकार को 4 रिकमेंडेशन दिए कि सबसे पहले तो भैया ये जो तुम पार्ट ए बी सी डी करके रखे हो ना, इसको ख़त्म करो। पार्ट ए बी सी डी जो मैंने आपको बताया, पार्ट ए में आपका फॉर्मर प्रोविंसेस होंगे, पार्ट बी में फॉर्मर प्रिंसली स्टेट होंगे, ये सब खत्म करो। ठीक है। और ये जो राज प्रमुख वाला कॉन्सेप्ट लेकर चल रही हो कि प्रिंसली स्टेट को लीड करेंगे राज प्रमुख, ये सब खत्म करो। एडमिनिस्टर सरकार ही करेगी, कोई राज प्रमुख नहीं करेगा। तीसरा, आर्टिकल 371 को एबोलिश करो, जो जनरल कंट्रोल सरकार के हाथ में देती है। और चौथा, कि 3 स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलना चाहिए, अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली एंड मणिपुर।
पार्ट सी और पार्ट डी को मर्ज करो। और इस रिपोर्ट को रखा गया लोकसभा में 14 दिसंबर 1955 को। सरकार ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की बातों को ध्यान में रखते हुए 1956 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत सरकार ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की बात को मानते हुए यूनियन टेरिटरी में 3 स्टेट की बजाय 6 स्टेट को रखा। देखिए, अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली एंड मणिपुर, ये तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने रिकमेंड किया था। इसके अलावा लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड द एमनदीव आइलैंड, जिसको हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहते हैं, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा को भी यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। तो हिंदुस्तान में टोटल 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी डेवलप हुए 1956 में। तो दोस्तों, इस बात ने यह बताया कि जैसे पूरा वर्ल्ड ये सोचता था जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था कि हिंदुस्तान का बंटवारा एक बार और होगा, मगर हिंदुस्तान का बंटवारा सिर्फ एक ही बार हुआ। अब चाहे कोई कितनी भी ताकत लगा ले, चाहे जितनी भी ऑपोजिशंस खड़े हो जाएं, चाहे जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स खड़े हो जाएं, हिंदुस्तान की अखंडता को कोई चोट नहीं कर सकता। भले ही 2 महीना प्रोटेस्ट करना है, 3 महीना करना है, करो, लेकिन इस बात ने सरकार के अंदर से डर निकाल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप भाषा के आधार पर बंटवारा करेंगे तो हिंदुस्तान टूट जाएगा, हिंदुस्तान के बंटवारे हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। दबाकर वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, सेफ रहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर को यूज़ कीजिए, क्योंकि जैसा आप लोगों को समझ में आ रहा है सेकेंड वेव इंडिया को हिट कर चुका है कोरोना वायरस का। सो प्लीज़ बी सेफ। थैंक यू सो मच।